अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगित बाकर। आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे उत्तर प्रदेश में बने हुए हालात के हवाले से, क्योंकि संभल और बरेली में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इस पर हम बात करेंगे कि एक्चुअल संभल में और बरेली में चल क्या रहा है। क्योंकि बरेली का आज आपने भी जो है मंज़र देखा कि यहाँ पर यानी वो वफ्द जो अवाम की नुमाइंदगी करने वाला है, जिसमें लीडरान हैं अवाम के चुनिंदा, जो असम्बलियों में रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, उनको रोका गया, बरेली में दाखिल होने नहीं दिया गया। बरेली में जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, उसका हम ये देखेंगे कि एक्चुअल चल क्या रहा है। क्योंकि 48 घंटों के लिए इंटरनेट बैन किया गया है, बंद किया गया है। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि एहतियाती इक़दामात के तहत, तो बहरहाल क्या किस तरह के एहतियाती इक़दामात अपनाए जा रहे हैं, जिसके पेश नज़र हज़ारों की तादाद में यहाँ ज़ायद सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया है और बेलडोज़र की कार्रवाई संभल में चल रही है। और बरेली से भी खबरें मिल रही है, अवैध इल्लीगल जो ढांचे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया तो ये जा रहा है कि मामूल की जिस तरह की कार्रवाई होती है वो की जा रही है, लेकिन क्या वजह है कि ये जो अवामी नुमाइंदे हैं वो पहुंचते हैं? क्या वजूहात है कि सभी की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है? क्या वजूहात है कि बताया ये जा रहा है कि एक ख़ास जो है यानी लिबास रखने वाले, एक शनाख्त रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इस तरह की बात की जा रही है। बहरहाल इस पर हम नज़र डालेंगे, ये देखेंगे कि यानी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यानी एक खुशी मनाई जा रही थी हमेशा हर बरस की तरह, जिस तरह से, तो कानपुर में जो वाक़या पेश आया और उसके बाद से जो कुछ माहौल बिलखुसूस यूपी में हम देख रहे हैं, क्या कुछ है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से। गाज़ा में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक 20 नुकाती फार्मूला पेश किया गया और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ और गाज़ा में क्या कुछ चल रहा है, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में नज़र डालेंगे। पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, बरेली का, संभल का। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नफीस अहमद जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह की सिचुएशन है। नफीस, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नफीस, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज बरेली में एक वफ्द जाना चाहता था, बहरहाल उनको रोका गया, क्या बताया जा रहा है? जी नफीस। एक्चुअली बरेली जिलाधिकारी द्वारा बताया गया था जी। कि वहाँ के प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे हालात अभी संवेदनशील हैं। अच्छा। डीएम ने पत्र लिखकर बताया कि नेताओं के आने से यहाँ शांति भंग हो सकती है। अच्छा। जिसकी वजह से जितना भी डेलीगेशन, जैसे कि सपा के विपक्ष के नेता आज लखनऊ में नजरबंद कर दिए गए, हाउस कर दिया गया था उनको, और भी संभल के आपके सांसद इकरा हसन वगैरह को बॉर्डर पर रोक दिया गया जी। उन्हें बरेली नहीं जाने दिया गया। इसको लेकर भी सभी के बयान आए थे। जबकि पूरी घटना शुरू होती है कानपुर में ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर, जबकि वहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, उसमें आई लव मोहम्मद लिखा गया था जी। पुलिस के हिसाब से अगर कहें तो वो उन्होंने कहा कि ये नई रवायत थी जिससे धार्मिक भावना आहत होने का खतरा था। पुलिस ने इसके बाद स्वतः संज्ञान लिया और 25 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद वो चीज सोशल मीडिया के थ्रू फैलती हुई और मीडिया के थ्रू लखनऊ से तक भी पहुंची, विधानसभा के बाहर, जहां कई महिलाओं ने आइला मोहम्मद को लेकर प्रोटेस्ट भी किया था। इसके बाद कानपुर में आइला मोहम्मद का मुद्दा तो पूरे देश में फैल ही चुका था। उस दौरान प्रख्यात फेमस इस्लामी विद्वान मौलाना सज्जाद नुमानी ने कानपुर में एक प्रोग्राम में कहा, आइला मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, हर शरीफ इंसान के दिल की आवाज है। इसे किसी को चढ़ाने या भड़काने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आइला मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। कुछ ताकतें हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती हैं। इसी तरीके से लखनऊ से खालिद रशीद साहब ने भी आइला मोहम्मद को लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन के लिए मना किया था। जी, यहाँ पर नफीस बात ये है कि आई लव मोहम्मद के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से, मतलब इसमें एक मोहब्बत का इजहार और फिर पूरी आज़ादी है, लेकिन इसको एक जिस तरह से एक मुतनाज़ा मामला बना दिया गया। और क्या
किस तरह की कार्रवाई हुई, और फिर बरेली में एक एहतजाज होता है, यानी जुमा के मौके पर पुरअमन एहतजाज था, लेकिन वहाँ पर जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई हुई, और उसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा खान और फिर उनके एक कोई करीबी हैं, उनके भी जो है प्रॉपर्टी को, उस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि बरेली में एक्चुअल क्या चल रहा था। एक तो मामला कानपुर से शुरू हुआ, जो फिर संभल में एक मस्जिद और फिर साथ ही साथ एक मदरसे को मस्मार किया गया, उसको भी अवैध बताया गया। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो है दरख्वास्त की गई है, चैलेंज किया गया है इस इन्हिदामी कार्रवाई को। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा ये आगे पता चलेगा, लेकिन अभी बरेली के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, फिर संभल के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, बरेली में क्या कुछ चल रहा है कि इंटरनेट को भी जो है बंद कर दिया गया। बरेली, जैसा कि बताया, वहाँ के जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखा है कि किसी भी प्रकार से वहाँ पर और ज्यादा ही हालात न बिगड़े, इस वजह से किसी भी नेताओं के आवाजाही पे, और चूंकि नेता नहीं पहुंचेंगे तो उनका मैसेज पहुंचेगा, इसी वजह से नेट ये आम हो गया आजकल। किसी भी जगह पर सरकार जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से करने के लिए नेट वगैरह पहले सबसे पहले बंद करती है। और जो सूरत हाल, उसके पहले एक जस्ट अभी 2 दिन पहले फ्राइडे को हमारे सीजीआई जो हैं BR गवई साहब, हाँ, शुक्रवार को उन्होंने इस पर कुछ बोला था। मॉरिशस में एक प्रोग्राम था जिसमें सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल का लेक्चर था। उसमें उन्होंने कहा है इस बात को कि जो भारतीय न्याय है, न्याय व्यवस्था है, वो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के शासन से चलती है जी। उन्होंने साफ साफ कहा कि खैर ये अलग बात है कि टिप्पणियां आजकल ज्यादा होती हैं, फैसले नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक साथ जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसी टिप्पणियां इसके पहले भी हुई हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा बरेली में सूरत हाल बहुत ही संगीन है। बताया जा रहा है इस तरह की जो बातें सामने आ रही है कि बिल्डोजर की कार्रवाइयां चल रही हैं, ये कहा जा रहा है। हाँ, रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार चल रही हैं। और जैसा कि संभल में भी आपने बताया, संभल में वहां पर एक असमोली राया बुजुर्ग गांव है, जहाँ पर एक मस्जिद थी, उसको लगभग मस्जिद की उससे लगा हुआ बैंक्वेट हॉल था, गेट वगैरह को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये अलग बात है कि अंदर के कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया, कुछ मोहलत दे दी गई थी, लेकिन वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। वहां पर उन्होंने यही कहा कि हमको कुछ वक्त दिया जाए, कोई नोटिस दी गई होती तो हम खुद ही इस चीज को देखते, लेकिन बगैर नोटिस, बगैर किसी कार्रवाई के, जैसा कि पीड़ित पक्ष का हमें कहना होता है कि नहीं दी गई और बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही हालात मौलाना तौकीर रज़ा के करीबी, शायद उनका नाम नफीस ही है, उनके साथ भी हुआ। उनके यहाँ भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है और उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने आई लव मोहब्बत का झंडा अपने घर पे सिर्फ लगाया था, लेकिन शायद कुछ धमकी की बात थी, इसलिए उन पर भी कार्रवाई हो रही है। अच्छा नफीस भाई, जानना ये चाहूँगा आपसे कि यानी ये जिस तरह से बातें चल रही है, सामने आ रही है कि एक मखसूस इलाक़ों में, मखसूस मकामात पर जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है। वैसे अगर अवैध की बात करें तो ये यानी सेलेक्टिव मामला तो नहीं हो सकता। अवैध तो हर किसी के पास यानी अगर हो सकता है, अगर इलीगल कोई कंस्ट्रक्शंस हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, तो फिर वाकई वो किसी भी वर्ग में, किसी भी मकाम पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मखसूस इलाक़ों में इस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, इस हवाले से क्या है एक्चुअल? जी बिल्कुल, हकीकत में तो जो अगर कोई भी पार्टी, रूलिंग पार्टी होती है, सरकार होती है, उसका काम यही होता है कि निष्पक्षता से हर जगह काम किया जाए जी। और जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं वो इसी वजह से कि कहीं ना कहीं एक तबके में ऐसा एहसास है कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। वहीं कुछ समय पहले अगर आप फतेहपुर की घटना को देखें, जहाँ पर कुछ लोगों ने बाकायदा एक पुरानी इमारत को, जहाँ पर मज़ारें थी, उस पर तोड़ फोड़ की, उस पर कहीं कोई कार्रवाई इस प्रकार की नहीं हुई। वहीं दूसरे लोग जो कि सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, आई लव मोहब्बत का लिख रहे हैं, आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं जी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि इन्हीं के कई अधिकारी कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कोई भी इलीगल वो नहीं है, लेकिन फिर भी कार्रवाई भी कर रहे हैं। ओवरऑल मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि उत्तर प्रदेश की, कानपुर हो, चाहे वो फतेहपुर का मामला हो, चाहे वो संभल का हो, चाहे वो बरेली का हो, ओवरऑल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया और उन्होंने जुमा के हवाले से ये बात कही कि सिस्टम को ये हाईजैक करना चाहते थे, मौलाना को पता नहीं है कि किसका राज चल रहा है, किसकी हुकूमत है। तो
मतलब एक्चुअल मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये कहा जा रहा है कि ड्रोन्स भी जो है यानी फिज़ा में जो है सरगर्म नज़र आ रहे हैं और बिल्कुल सिक्योरिटी बिल्कुल हाई अलर्ट जिस तरह से होता है, इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो एक्चुअल क्या और इलाकों में भी इस तरह की कार्रवाई करने के जो है प्रशासन के जो है इरादे नज़र आ रहे हैं, क्या किस तरह की सिचुएशन है? जी बिल्कुल, सिर्फ बरेली ही नहीं, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ पे हर तरीके से पुलिस तैनात है और सख्ती से। यहाँ तक कि अभी थोड़ी देर पहले खबर मिली थी कि मिर्जापुर में भी जो 11वीं शरीफ का वो निकलता था जुलूस, उसको रोक दिया गया। हाँ। जो कि पिछले काफी सालों से था। तो वहाँ भी लोगों में नाराजगी है, लेकिन वो शासन प्रशासन को और किसी प्रकार से कोई नई घटना न घटे उसके नाम पर प्रशासन इस तरीके के कदम हर जगह उठा रही है। लोगों में नाराजगी जरूर है, लेकिन शासन ऐसा ही करेगी। हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ध्रुवीकरण पर ही बेस्ड है और इसको अगर उन्हें अपने वोट बैंक को बचाए रखना है तो ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी। और खैर न्याय कुछ भी कहता है, संविधान कुछ भी कहता है, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे बहुत से ऐसे व्यक्ति असंवैधानिक बातें कर रहे हैं जो आजकल आम लोगों में जो कह सकते हैं उनका वोटर है वो स्वीकार्य हो चुके हैं। बस इसी वजह से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया नफीस, थैंक यू। नाज़रीन, बहरहाल इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात हमको नज़र आ रहे हैं। बात यहाँ पर यही है कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। अब मैं पैनल से चाहूँगा कि थोड़ी सी तस्वीरें बताएं कि किस तरह का माहौल बना हुआ है और क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हम अपने दूसरे मेहमान शेख मंजूर अहमद साहब से भी इस हवाले से रब्त करेंगे और उनसे भी ज़रूर जो है जानना चाहेंगे कि इस सूरत हाल को वो किस तरह से देख रहे हैं। यानी मुसलसल ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये आज की नई नहीं है, बल्कि 2017 के बाद से हम मुसलसल देख रहे हैं जिस तरह से योगी सरकार यानी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में कायम हुई। मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मंजूर साहब, सबसे पहले हम वैसे बात कर रहे हैं देश की भी और विदेश की भी, लेकिन हमने अभी उत्तर प्रदेश की सूरत हाल के हवाले से अपडेट लिया जहाँ पर बरेली में यानी सख्त इम्तनात नाफिज हैं और जिस तरह से यहाँ पर जो है इंटरनेट को भी 48 घंटों के लिए बंद किया गया है और फिर संभल की भी जो सूरत हाल है जिस तरह से वहाँ से भी इतलात मिल रही हैं, तो उसके बाद फिर हम गाज़ा की भी बात करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश की सूरत हाल को और संभल, कानपुर, बरेली क्या चल रहा है मंजूर साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान आया है जिसमें इन्होंने वाज़ह तौर पर कहा जी कि ये जो बुलडोजर पॉलिसी है जो हिंदुस्तान के आईन के मुतरादिफ है। एक्चुअली उनका जिक्र ये था कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत बार बार लोगों को जो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेनी होती है तो उनके जो मकानात इन द नेम ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन या वो उसको फिर डिमोलिश करते हैं। हाँ, ये आम तौर पर देखा गया। अब आपने जो कहा कि संभल और जो बरेली में कल भी, हालांकि कल जुमा का दिन था, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। डिप्लॉयमेंट भी बहुत हुई थी, सिक्योरिटी इंटरनेट को भी बंद किया गया था और स्कूल और दूसरे जो इदारे थे उनको भी बंद किया था, जिसकी वजह से ये। लेकिन जिस बात पर ये मसला हुआ है, हाँ, ये हमें समझ में नहीं आया कौन सा क्या गलत है। कि अगर कोई कहता है, इसलिए उसने कहा या कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी अपने भगवान या अपने अवतार के बारे में कुछ लिखे रखे, उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर बार बार ये कहा जाता है हर मजहब के लोगों, फिरका, मसलक के लोगों को अपने तरीके से इबादत करने का हक है। यहाँ तक कि अभी भी मुल्क के दूसरे इलाकों में आप देखते कि जुमा की नमाज जो थी, चाहे वो सड़कों पर आती थी, बड़ी बड़ी जगह तो, और उसको लोग जो एहतराम करते थे। सिर्फ ये यूपी में ही इस पर बहुत पाबंदियां भी लगाई गई, सड़क पर आप मत करो, लाउड स्पीकर बड़ा इस्तेमाल ना करो, आवाज से मारो। ये चीजें यहाँ पर किया जाता है जिससे एक इरोजन होता है जो हमारा सिस्टम है,
जो हमारा गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा माना जाता था, उसको जख्म पहुंच रहा है। और सिर्फ ये किस लिए किया जाता है? एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, जिससे उनको शायद लगता है कि शायद उनको कुछ बेनिफिट होगा जी। लेकिन अल्टीमेटली इससे जो नुकसान मुल्क को होता है, मुल्क के जो जमहूरी निजाम जो स्ट्रांग था, उसको जो जड़ें हिला रहे हैं। जी जी मधु साहब, जी प्लीज। भी कौन सी फर्क पड़ती? एक दिन वो निकालते, 2 दिन निकालते, सारा कुछ पीसफुली होता। अभी पहले वहां दलितों ने, लड़कियों ने एक दो किया, फिर इसको रंगत देना किसी चीज से, जी, ये मुझे लगता है ये बहुत हद तक हमारे सिस्टम को बड़ा चैलेंज है पिछले 10-11 सालों से। और कोई भी जो हुकूमत में है, आलाकार है, वो उस पर न कोई आंखें बंद किए हुए हैं, वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जिससे मुल्क के वकार को फिर से बहाल हो जाए, उसको ठेस न पहुंचे। ऐसा कुछ चीज नहीं कर रहे हैं। मधु साहब, जहाँ तक जिस तरह से अवैध यानी कंस्ट्रक्शंस की बात करें या फिर इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो सारे मुल्क में क्यों ना एक जैसा जो है क़ानून और एक जैसी अमलावरी उस पर होनी चाहिए। तो क्यों ना इसका जो है मुकम्मल तौर पर सर्वे हो और इसमें कोई भी अगर अवैध जो है कोई इमारत पाई जाती है तो सबके साथ एक साथ कार्रवाई की जाए। ये सिलेक्टिव क्यों किया जा रहा है, ये सवाल हो रहा है। जी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने खासकर ये जो है उत्तराखंड में कई जगह जब एक कॉलोनी को ही जो है उसको डिसलोकेट करने की कोशिश की तो उस पर रोक लगाई जी। उत्तर प्रदेश में भी कई मकामात पर उन्होंने उनको कहा बुलडोजर मत चलाइए। लेकिन बार बार अब ये क्या करते हैं, वो जो है जब हुक्म आता है वो किसी को पहले नोटिस भेजते हैं कि ये जो मकान आपने बनाया है या जमीन है उसका या कोई और उसकी दुकान है या कोई और इदारा है, ये आपने गवर्नमेंट के जायदाद या नाजायज तरीके से हासिल किया। नोटिस एक दिन में देते हैं, दूसरे दिन बुलडोजर वहां पहुंचते हैं और उसको डिमोलिश किया जाए। यानी कि उनको टाइम भी नहीं दिया जाता। इंसाफ का तकाजा ये है, अगर आप किसी को नोटिस देते हैं उसका 15 दिन का टाइम देते हैं उसको जवाब देने के लिए जी, और अगर वो जवाब से नहीं फिर नोटिस दी जाती है कि भाई आपके जवाब से हम मुतमईन नहीं है, हम ये एक्शन लाए ताकि जिसकी प्रॉपर्टी या जमीन पर ये चलाया जाएगा उसको बहुत मोर टाइम मिले, अनफ टाइम मिले कि कानूनी चारागोई इसके लिए करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, एक दिन पहले उनके घरों पर चस्पाते हैं ये नोटिस और सवेरे 6 बजे बुलडोजर उनके पैर पर आते हैं और तहस-नहस बर्बाद करते रहेंगे। इस पर एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट हमें पता है कि मरकजी हुकूमत कुछ नहीं करेगी जी, क्योंकि ये पॉलिसी कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल गोल्स है वो अचीव कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि अदालत आलिया अगर इसमें इंटरवेंशन करे और कोई रूल्स गाइडलाइन बनाएगा किसके खिलाफ एक्शन भी लेनी है तो उसको बाज़ाब्ता टाइम उससे जब तक वो जवाब न देगा उस वक्त तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। ऑल इंडिया लेवल पर ये रूल कायम किया जाए तो कि ताकि इसमें जो इससे जो है उनको अफेक्टेड लोग हैं उनको किसी हद तक उनको राहत भी मिलेगी। जी मधु साहब, जैसे हमारी नज़रों के सामने आसाम भी है, हमारी नज़रों के सामने उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है और मध्य प्रदेश भी है, फिर उसके बाद गुजरात भी है। बीजेपी रूल स्टेट हाँ, जहाँ इसका बुलडोजर राज चलाया जा रहा है। ये कहा यह जा रहा है कि ये मतलब एक प्रोवोकेटिव एक स्टेप हम कहें या फिर एक प्रोवोकेशन के लिए जो है जो कुछ सारी चीजें चल रही हैं। तो और दूसरी तरफ ये जो बताएं इससे इकोनॉमिक जो नुकसान हो रहा है कम्युनिटी को, किसी का दुकान होती है काम करता है उसको वो अपने माशी हालात का भी बहुत असर पड़ता है इससे और खौफ हरास का माहौल पैदा हो रहा है उस मुल्क में जो हाँ हम कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। अगर यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम कायम रहेगा तो हम कैसे कहेंगे कि वो बड़ी जमहूरियत रही है। जमहूरियत का तरीका ही ये है
कि हर एक, इवन जिसने कत्ल भी किया उसको भी दसियों ऐसे मौके फराहम किया जाते हैं जहां वो अपने लिए जो है 100 वकील देते हैं, उसको अपना केस डिफेंड करने के लिए हर तरह के चांस दिया जाता है। लेकिन ये जो है नई पॉलिसी के एक दिन में ये करो, दूसरे दिन उनको चाहे इस मसले पर क्या बुलडोजर चलाने की जरूरत है। PSA लगा रहे हैं, कौन सा उसने किया, यानी कि छोटा सा अगर दफा 144 या किसी और छोटे मोटे चीज के लिए उन पर केस किया जाए, अब उनको PSA लगा रहा है। PSA में बहुत टाइम लगता है बेल हासिल करने में जी। ये चीजें जो है एक छोटे से चीज को, एक छोटा सा जो मसला था, जो अगर लगाया भी किसी ने 1000 ने 2000 लोगों ने एक आध बार लगाया तो फिर खत्म होता मसला। ये पेशेंस खत्म हुई है हमने, और ये मुल्क के वकार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। मौजूद साहब, यहाँ पर आप मुस्लिम जो तंजीमें हैं, जो जिम्मेदार इदारे हैं, उनकी जानिब से जो अभी तक भी, चाहे वो क़ानून के हवाले से यानी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना हो या फिर दीगर जो जमहूरी तरीक़े हैं, उस हवाले से जो उनकी सरगर्मियाँ हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा लेह की सूरत हाल, जहाँ पर एक जहदकार बिल्कुल पुरअमन तौर पर अपना एक एजिटेशन कर रहे थे, लद्दाख की जो मांगें थी लद्दाख के लोगों की, लेकिन वो अचानक से तशद्दुद में जो है तब्दील हो जाता है, और उसके बाद फिर उसी जो पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे थे, अनशन पर थे, उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है, NSA उन पर लगा दिया जाता है। तो वही चीज़ अब ये यहाँ पर जो नज़र आ रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि लोगों में, तो आम लोगों में बेचैनी है। अब जो तंजीमें जो कुछ सरगर्मियाँ अंजाम दे रही हैं, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, तंजीमें क्या, आपने साबिका चीफ जस्टिस का बयान सुना है जी। अभी हार्डली में जो उसने इंटरव्यूज दिए हैं बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट के बारे में, हाँ, उस पर वो तो आया हो गया है। इससे न कहीं जो उस तरीके से बयान दिया है कि क्या मैंने किया है, ये सारा कुछ उसने जो है तो कानून को बालाए ताक रखकर, अगर इससे बेहतर था अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कहते ये हमारी आस्था का, प्लीज हमें मदद कीजिए इसमें जी, तो हम आहंगी पैदा होती है कि उस पर ये, लेकिन उसने खुद ही एडमिट किया कि मैंने जो है मैंने कानून के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया। इससे जो है अदालत, जो अभी भी लोगों को अदालतों पर बहुत भरोसा है, लेकिन ये जो स्टेप्स आ रहे हैं, खासकर कहीं जो प्रीवियस चीफ जस्टिस या बहुत सारे ऐसे फैसले आए जिससे कहीं ना कहीं जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। अब रहा अदालत लद्दाख का मसला, लद्दाख का मसला भी जो है ये समझ में नहीं आता। जिस चीज में आप देखिए मणिपुर में 2-2.5 साल तक ये रहा, किसी परवाह भी नहीं की जी। लद्दाख एक पुरअमन इलाका था, और जब 2019 में उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, यही जो है सोनम वांगचुक इसने जुलूस जलसे निकाले और वेलकम किया हिंदुस्तान के, यानी मोदी जी की हुकूमत के, उन्होंने हमें ये यूटी का दर्जा दिया। और बार बार जो इसने ये, इसके बाद भी कई बार प्राइम मिनिस्टर के यानी कि स्टेप्स को उन्होंने सराहना की। अब ये एक सेंसिटिव इलाका है, इसके एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है जी, और यहाँ पर एक अमन चाहिए, और यहाँ के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी है, चाहे वो गलवान का मसला था या 62 या उसके बाद में कई, जब भी चाइनीज ने थे या लद्दाखी लोग, लद्दाख के रहने वाले लोगों ने ही पहले मुकाबला किया। अगर उनके साथ वादा किया गया था कि उनको छठे कानून के छठे शेड्यूल के हिसाब से उनको उबरा दी जाएगी जी जी, तो वो नहीं दिया गया। अभी तक 6 साल हो गए। सब्र की भी कोई इंतहा होती है ना जी। दूसरी बात, पहले वादा करते हो, फिर कहते हैं नहीं यहाँ पर वो नहीं कर सकते, खुद ही ये कहते हैं, खुद ही ये। दूसरी बात, जो लोग कल तक प्रो गवर्नमेंट थे, शादियाना मना रहे थे, बीजेपी ने 1-2 बार वहां से MP की टिकट भी जीत ली, MP सीट भी जीत ली। अब यही जो है वहां आबादी इनकी जो है लद्दाख की टोटल अगर करगिल मिला के 3-3.25 लाख लोग जी हाँ,
इसमें आप अगर देखेंगे इस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर आप टारगेट किए जा रहे हैं तो इससे जो है बदमज़गी उनमें ज्यादा जो एतमाद उनको था इसमें इरोजन आ जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि वो उसको रहा करे और उसी के साथ अगर कल तक उसके साथ नेगोशिएशन हो रहे थे जी हाँ तो ये कैसे एक ही दिन में वो बन गया सब तब्दील हो गया बन गया ये समझ में नहीं आता ये एक दिन की बात नहीं है ना। अगर वो गया कहते हैं आप पाकिस्तान गया कुछ कहते हैं मोहम्मद यूनिस से मिला है कुछ कहते हैं फलानी से फंड्स ये एक दिन की बात नहीं है नहीं। इनको सारा इनके पास सारा खाता है कि कहाँ से उसके पैसे आ रहे हैं उसके अगर अच्छा उसके दुनिया के एक बहुत बड़ा एजाज भी मिला है मैग्सेसे अवार्ड मिला है एनवायरनमेंट के फील्ड में जो उसने काम किया वो सबको पता है बिल्कुल। तो और इसके अलावा आप बजाय यहाँ उनके जो हादसात है एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाती ताकि उसके साथ जो है बातचीत की जाती। लेकिन हमने देखा हुकूमत कभी कभी चाहे वो किसानों का मामला हो ये मणिपुर का मसला हो या कुछ और मसाइल हो उनको वो ना अपने जब भी उनको लगता है कि नहीं करना है नहीं करते। ठीक बिल्कुल। बहरहाल ये देखने वाली बात है कि हम मंजूर साहब हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम रुख करेंगे गाज़ा का और गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। मंजूर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो 20 नुकाती फार्मूला जो उन्होंने पेश किया, हमास ने इसको जो है जिस तरह से ख़बरों में जो कुछ आ रहा है, रिपोर्ट जो आ रही हैं, उसको जो है कबूल कर लिया है, तो इसको किस तरह के नुकात थे और किस तरह से इसको कबूल किया गया और जो कुछ सामने आ रहा है वो क्या है? मंजूर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए इसको पूरी पार्शली दे एक्सेप्टेड इट। उन्होंने सारा जो है जो 20 पॉइंट उसमें उन्होंने कुछ हदशात भी इसके बारे में जाहिर किया, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू जो मैं समझता हूँ अगर इससे सीज फायर हो जाएगी का जैसे कि ट्रंप ने ऑर्डर किया है नेतान्याहू को कि वो जल्द से जल्द जो है वहां फौजी कार्रवाई बंद करे, ये एक बड़ी राहत होगी गाजा के लोगों के लिए जो पिछले 2 सालों से जिनकी पूरी तरीके से जिन पर बमबारी की गई, भूख से मारा गया, हेल्थ उनको सेहत के जो उनके जो तिब्बी मुहैया नहीं की गई, एजुकेशन से गए हैं और आपको देखा है वहां पर जो है मलबा ही मलबा है हर तरफ। लोग यहाँ तक कि भूख से बच्चे मर गए। जी। ये हालत है। अगर इससे राहत मिली के उस लिहाज से ये ठीक है, लेकिन अब ये देखना हालांकि हमास ने इस पर एग्री किया है कि वो होस्टेजेस को रिलीज करेंगे। शायद 48 होस्टेजेस है उनमें से कुछ मरे भी है, बाकी जो जिंदा है उनको रिलीज करने के लिए, और ये भी मान लिया कि गाजा की एडमिनिस्ट्रेशन वो हवाले करेंगे पैलेस्टीनियन वो जो ग्रुप ऑफ टेक्नोक्रेट्स है उनके हवाले करने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें 2-3 चीजों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। एक तो स्टेटस गाजा का क्या रहेगा जी, ये पैलेस्टीनियन स्टेट जिसका एक तस्वर दिया जाता है विल इट बी अ पार्ट ऑफ दैट स्टेट। एक तो ये है। दूसरा जो इसके बारे में इसमें इजराइल की हुकूमत के जो पार्टनर्स है खासकर राइट विंग वाले जो सख्तगीर लोग जो है उन्होंने भी इस पर अपने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। एक तरफ आपने देखा है कि नेतान्याहू ने कहा कि इजरायली फौज गाजा में रहेगी जी, जब जो प्लान है उसमें लिखा है इजरायली फौज वहां से निकलेगी और इसकी जगह इंटरनेशनल जो है खासकर मुस्लिम कंट्रीज का जो है पीस कीपिंग फोर्सेस वो वहां पर आ जाएंगे तब तक जब तक वहां पर रेस्टोर हो जाएगा। तो उस पर उनको भी है क्योंकि थोड़ा प्रेशर तो है क्योंकि इजराइल विदाउट अमेरिका कुछ नहीं है। यानी कि अगर वो उन्होंने ज्यादा उनको तंग किया तो अमेरिका किसी हद तक और ट्रंप उसमें बड़ा ब्लंट भी है। अगर आपने देखा पहले जिस
इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कतर के ये पर जब हमला किया इसको डिफेंड किया, वही प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में उसने फोन उठाया और कतर के प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगी। ये इसलिए मांगी कि अब अमेरिका को भी लग रहा था जो हरकतें इजराइल कर रहा है जी, जो उसके वहां पर इत्तेहादी उन्हीं पर किया ना, वो इन्हीं के इत्तेहादी है। बिल्कुल, वो हमस के इत्तेहादी नहीं है, बिल्कुल, वो इन्हीं के इत्तेहादी थे। उन पर हमला किया। अब लोग भी उनको कहते एक हम ही उनको जगह देते हैं, हमने ही सारा कुछ इनके लिए किया और हम ही पर ये वार कर रहे हैं। वहां के रूलर्स के लिए ये बड़ा चैलेंज है। ये नहीं कि लोग, ऐसा नहीं है कि अगर बात नहीं करेंगे इसका मतलब ये है कि वो उससे खुश थे। उनको भी अंदर जो है जज्बा तो होता है कि मेरे मुल्क में इनके लोग रहते हैं, हर एक फैसिलिटी इनको दिया और हम ही पर हमला किया। एग्जैक्टली। तो अब जो है इससे थोड़ा बहुत अरब मुल्कों को, खासकर जीसीसी मुल्कों में किसी हद तक झंझोड़ा है। और जो वो पूरी तरीके से इन्हसार कर रहे थे अमेरिका पर अपनी सिक्योरिटी के लिए, उन्हें लगा जब वक्त होता है तो उस वक्त अमेरिका उनको बचाने के लिए नहीं आया। हालांकि अमेरिका की बेस थी कतर में। जब इजराइल ने हमला किया, मिसाइल हमला किया, अमेरिका की बेस इंटरसेप्ट करती। जैसा कि जब ईरान और इजराइल के दरमियान हमले होते थे तो यही अमेरिकन बेस या ईरानियन मिसाइल को रोकने के उनको इंटरसेप्ट करते थे। जी हाँ, ये चीजें जो है अब उनको झटका लगा। करेंगे क्या? करेंगे कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ अपना दाव एक ही मुल्क पर लगाया। अब इसी का नतीजा ये है कि किसी हद तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया। जी हाँ, और ये फैलने लगा कि शायद कुछ और ममालिक इसमें ज्वाइन करेंगे। अब उसको रोकने, अगर वो होता इसका मतलब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चाइना, चूंकि पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा चाइनीज हथियार है, तो इसका मतलब था कि इसकी एंट्री वहां पर हो जाती है। इसी को मद्देनजर रखकर या दूसरे कि शायद वो खो न जाए खलीजी मुल्कों को, तो ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला कि अगर कतर पर किसी ने हमला किया तो वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा। बिल्कुल। अब जो ये है, अगर दिया है उन्होंने हुक्म उनको कि आप, शायद नेगोशिएशन चल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ होस्टेज के बारे में, क्योंकि उनको भी लिस्ट दिया जाएगा कि कितने हो ना फलस्तीनियन, जिसमें से जिनके इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सजाए मौत भी हुई है, उनको रिलीज किया जाए और इनको कहाँ पर रिलीज किया, इसके हवाले किया है, कितने इसमें जिंदा है कितने मुर्दा है, सारा लिस्ट दे के उसमें एक आध दिन लगेगा जी। लेकिन फिर आज भी तकरीबन 30 के करीब फलस्तीनियन मारे गए। जी हाँ, मजूद साहब, यहाँ पर जिस तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हो या इजराइल की जानिब से हो, यानी पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने, जंग बंदी करने के लिए पहली शर्त ये थी बुनियादी तौर पर कि किसी तरह से, और इन 20 नुकात पे भी गालिबन जो है हमास को डिसआर्म करने की बार बार जो है इसकी तकरार की गई थी। कहाँ गया वो मामला? वो मैं हमेशा ये आपने देखा, ये जो मिलिटेंसी होती है आपने शायद देखा होगा किसी भी इलाके में, अफगानिस्तान, जब एक ग्रुप खत्म होता है फिर दूसरा ग्रुप बढ़ता है। कितने ग्रुप हुए हमने कश्मीर में देखे, दर्जनों में आए। पहले एक था हिजबुल मुजाहिद, लश्कर तैयबा, वो जितने हैं तकरीबन, एक टाइम था तकरीबन 20 के करीब मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गए जी। ये जो है इससे बेटर है मसले को हल करने की जरूरत है। हल करे जितनी जल्द जो है, जो अब ये बता रहे हैं, हालांकि एक तरफ वहां पर जो है ये भी क्लियरली ये नहीं है कि क्या गाजा फलस्तीनी रियासत का हिस्सा होगा कि नहीं। ये कहता मैं इसको एग्रीमेंट में भी, पीस प्लान में भी कहा था इसको हम डेवलप करेंगे। इसलिए डेवलप करेंगे, डेवलप कर किस लिए करेंगे जी। एक तो ये, दूसरा
इसकी जो है इस प्लान को फॉर्मर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है टोनी ब्लेयर है जी, एक्चुअली ये कहते हैं उसी का प्लान था। 2012 में उसने एक आइडिया दिया था इसको एक सेहत अफजा मुकाम सियाहत का मकाम बनाया जाए, उसी से लेकर ये ट्रंप ने इसको दिया जी। अब अगर है ये क्यों ना कहते हैं क्लियरली, ये भी लेटर ऑन पैलेस्टाइन स्टेट का जो भी उसका तस्वुर है कि इसका पार्ट होगा। पहले अगर आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर इजराइल का जो उसने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की जी, उसने ओपनली कहा मैं पैलेस्टाइन स्टेट बनने ही नहीं दूंगा। हाँ जी, हाँ, ये उसने ओपनली कहा जी, हाँ। तो अगर नहीं बनेगा और ये भी कहा गाजा को मैं खाली कराऊंगा। अगर आपने देखा एक दिन पहले ट्रंप ने जब ये प्लान भी पेश किया, उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों को वहां से निकलना चाहिए जी। अच्छा, आबादी ऐसी छोटी नहीं है 10-20 हजार जिनको दूसरी जगह पर लिया जाए, 22-23 लाख लोग हैं जी, हाँ। कौन सा मुल्क लेगा? और वैसे भी आप देखते हैं आजकल अमेरिका ने खुद अपने इमिग्रेशन के लॉज इतने सख्त बनाए कि दूसरे ममालिक के लोग नहीं आ सकते। अब ब्रिटेन भी वही कर रहा है जी। अब अगर आप 1 लाख भी लोग तो उनके लिए तकरीबन आपके पास 15-20 हजार मकान होने चाहिए जी, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, तिब्बी सहूलियत होनी चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए सड़कें, हर एक चीज कौन देगा उसके लिए? सिर्फ मैं 1 लाख की बात करता हूँ, वो कौन देगा? उसमें $2-3 बिलियन खरीदे कौन? अपना मुल्क का बड़ा हिस्सा देगा 1 लाख लोगों के साथ बसाने के लिए आपको तकरीबन 10-15 किलोमीटर का रकबा देना पड़ेगा। अगर देंगे भी तो मंजूर साहब देंगे भी तो ये लोग अगर क्यों जाएंगे? मतलब ये सवाल तो यहाँ पर एक तो ये इनका है, दूसरी बात कौन सा मुल्क है? जैसे जब ये ट्रंप साहब पहले आए तो उसने उस वक्त कहा जॉर्डन या इजिप्ट को ये उनको बसाना चाहिए। हाँ। जब उन्होंने मुखालफत की फिर उसने कहा सऊदी अरब को इनके लिए पैसे दो बसाने के, वो भी खुद अपने जेब से नहीं दे रहा है, इजराइल के जेब से। और सऊदी अरब को कहता है आप इनको बसाने के लिए जब 50-60 बिलियन डॉलर लगेगा आप दीजिए। वो क्यों देगा अगर देखा जाए जी। अब फिर जब उसने कहा कि नहीं अगर आप इतने इनको यानी कि हमदर्द है तो अपने मुल्क में इनको बसाइए, हाँ ये भी कहा, तो फिर उन्होंने बात काटी। लेकिन जहन में इन दोनों के जहन में ये है कि इसको खाली करवाना है। मंजूर साहब जिस तरह से आपने अभी टोनी ब्लेयर का नाम लिया तो एक जो मसवदा है, मंसूबा है जो यानी पोस्ट वॉर के हवाले से यानी वो तरतीब दिया जा चुका है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर रस्मी तौर पर उसको यानी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके हवाले से BBC ने, टाइम्स ऑफ इसराइल ने और अल जज़ीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया। वो है गाज़ा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी। तो इसमें सारे इंटरनेशनल जितने भी, चाहे वो अरब ममालिक हों, चाहे मुस्लिम ममालिक हों, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हो, उनके तफवीज़ किया जाएगा। और उसमें बिलखुसूस जो है गाज़ा को जो मैंने हमास को बिल्कुल कोई उसका जो है उसका नाम नहीं रहेगा, उसको जो है डिसाम किया जाएगा। तो उन्होंने खुद भी मान लिया जी, उन्होंने खुद मान लिया हम यानी क्या ट्रांसफर करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमास का इन्फ्लुएंस वहां नहीं है। वो किसी दूसरे नाम से आ जाएंगे और जब इलेक्शन होगा तो आ जाएगा। तो जरूरी जैसे आपने देखा, हमने देखा कांग्रेस के 5 रूप बदल गए। जी जी, नेहरू कामराज कांग्रेस बन गया, निजलिंगा कांग्रेस बन गया, इंदिरा कांग्रेस बन गया, कोई और कांग्रेस बन गया। फिर बीच में जो था अर्जुन सिंह ने एक और बनाया, प्रणब मुखर्जी ने एक और बनाया कांग्रेस, शरद पवार ने शरद पवार बनाया। ऐसे जेडी जनता दल के 50 हिस्से हो गए, कोई डिफरेंट फॉर्म में आ जाएगा। वो तो लंबी बात है, लेकिन बात ये है कि ये अगर आपने देखा जो पहले सीज़फायर एग्रीमेंट था वो 3 मराहिल में था जी। पहले मराहिल में एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स था, हाँ जी हाँ, जो किसी तक कायम हुआ। और फिर इजराइल ने दूसरे मरहले पर यानी कि इनकार किया दिया और बॉम्बिंग शुरू की। तब से आज तक चल रही है।
वो मरहला जो एग्रीमेंट है, हालांकि उसमें अमेरिका का ही बनाया हुआ था जी, वो इजराइल ने तोड़ दिया। हम्म, और अभी तक उसके बाद ये देखेंगे किस हद तक वो इसकी पासदारी करेंगे। बिल्कुल मंजूर साहब। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये जो इनके जो कैप्टिव्स हैं, ये इनको रिलीज कराने के बाद और फिर या कुछ वक्त की सांस लेने के बाद भरोसा किया जा सकता है इसराइल पर और अमेरिका पर कि जो है। देखिए वही एक बात है, इसराइल की बात नहीं है, ये अमेरिका की साख पर है। अगर हाँ, वो इस वक्त इसराइल को लगाम नहीं दे सकता है तो दूसरी बात, अगर कोई पीएस प्लान होगा कोई उस पर भरोसा ही नहीं करेगा। और ये पीस प्लान जो है इसमें, हालांकि इसमें बहुत सारी ये इसने 8 मुस्लिम कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट के सामने पेश किया जी, और उनकी एंडोर्समेंट हुई। तो इसको, लेकिन इसका मतलब है कि उनको भी अब लगता है कि अगर ज्यादा हमने किया तो हो सकता है इससे, पहली बात ये है तो एक चीज जो है सिक्योरिटी वैक्यूम पैदा हुआ है मशरिक वस्ता में। अमेरिका वो प्लेयर नहीं रहा जो पहले डोमिनेंट रोल कर रहा था जी। इसमें ये होता है कि कोई दूसरा पावर आ जाएगा जो उसको रिप्लेस कर सकता है और इनसे ये इलाका छिन जाएगा। आप देखिए, अगर आप देखेंगे साउथ एशिया में जी, कौन सी कंट्री आप देखेंगे, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, इराक है, दूर तक, यहाँ से रशिया है, दूर दूर तक अमेरिका कहीं है ही नहीं। यहाँ से अगर आप देखेंगे म्यांमार है, वियतनाम है, इवन सो मच सो बांग्लादेश है, नेपाल है, सारे इसके इन्फ्लुएंस से दूर गए हैं जी। तो ये एक लम्हे फिक्र है अमेरिका के लिए जी। अगर उसने ऐसी ही पॉलिसी चलाई जहां दोहरापन है, जहां वो क्लियर कट पॉलिसी नहीं चला रहे हैं, दोनों को इत्तेहादी करा है, लेकिन जब वक्त आता है उस वक्त हक का साथ देना चाहिए। तो वो अगर नहीं करेंगे तो नेचुरली इसके नतीजे खराब निकलेंगे। मजूद साहब, ये इस यानी जंग बंदी की डील को आप किस तरह से देखते हैं, यानी इस पस मंज़र में कि एक जानिब जिनके पास कोई फॉर्मल कोई एक मतलब फ़ौज भी नहीं है और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल और उनके साथ तकरीबन दीगर ताकतें हैं, पूरी अपनी तवानाई झोंक देते हैं और मलिया मेट कर देते हैं, तबाह ताराज कर देते हैं सारे गाज़ा को। लेकिन इसके बावजूद जो भी उनके 48 हैं, 50 हैं, जितने भी कैप्टिव्स हैं, उनको अपने तौर पर तो ये किसी को भी नहीं छुड़ा पाते, हर किसी को जो है डील करके लेते हैं। तो ये किस तरह का टकराव है और किस तरह का मतलब मुकाबला है ये? जी देखिए, अगर आप देखें इस मसले को देखें, ये इजराइल की बात नहीं है। अगर आपने हाल ही में देखा इजराइल और ईरान के दरमियान जो वार चली, हाँ, इसने दिखा दिया है कि आखिरकार इजराइल को ही कहना पड़ा है कि वार बंद की। हाँ, तो पहले 2 दिन ये कहता हम ईरान को खत्म किया, वहां रिजीम चेंज हो गया, लोग इनकलाब, हम इसको बिठाएंगे, इसको उन्होंने साबिक ईरान के शहंशाह के शाह का बेटा या कोई और भी लाया था उसको बिठाने के लिए। ये जो है सारे जो ये ख्याली फलाव है। ऑन इट्स ओन इजराइल आपने देखा 2 साल से वो गाजा में, हाँ, बमबारी कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। पिछले 15 दिन पहले यानी कि उन पर ब्लास्ट हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ, हाँ, जिस 5 सिक्योरिटी वाले मर गए। जी हाँ, यानी गाजा का चप्पा चप्पा इजराइल ने एक बार नहीं 10 बार देखा। जी हाँ, और वो उनको होस्टेज को लोकेट ही नहीं कर सकता है। हाँ, और जब एक्सचेंज की बात आती है, यही हमास लोग उनको गाजा से ही वो जो है ना निकाल कर देंगे। कोई परिंदा निकालता है तो हाँ, को पत्थर निकालता है अपने वो बैग से, हाँ, इनके सामने पेश करता है। जी, ये इनको पता है कि ऑन इट्स ओन इजराइल कुछ नहीं है। हाँ, आपने देखा हमस ने जो हमला किया जिसमें 1300-1200 के करीब इजरायली मारे गए और 300-350 के करीब हॉस्टेज लिए गए। हाँ, और पता भी नहीं चला इजराइल। लेकिन इजराइल के पीछे एक बड़ी ताकत है
और इतनी बड़ी ताकत आज तक ये अमेरिका एक ही वाहिद मुल्क था यूनिपोलर वर्ल्ड में, हालांकि अब वो इसकी साख कमजोर होती जा रही है, जिसमें अब चाइना भी आ रहा है, रशिया भी, इंडिया भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है। जिस तरीके से टैरिफ लगाया है भी उसका कोई बड़ा असर तो नहीं है होगा तो, लेकिन वो नहीं है जी। और वो उसको भी ये रूस के साथ भी कहा, आज ही वो 3 मुल्कों के साथ वो यूरोप के 3 मुल्कों के साथ एक मुआहदा करना चाहता है जी। ये जो है वो उसको वो जो धमकाता था, अब लोग छोटे छोटे मुल्क कोलंबिया जैसे साउथ अफ्रीका जो है वो कहते जो करना है करो, उन्होंने वो नहीं मानते, वो जमाना गया। जी। तो क्या मंजूर साहब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ये इस हवाले से हम ये देख सकते हैं कि इनकी जो है जहनी तौर पर, यानी चाहे वो दुनिया के दीगर ममालिक हों जहाँ पर ये अपनी धौंस जमाते हैं, या फिर मुस्लिम वर्ल्ड या फिर अरब ममालिक, तो यह क्या मतलब एक्चुअल इनकी ताकत क्या है वो पता चल गई हमास के सामने, उनके हौसलों के सामने। तो क्या सिर्फ एक अपनी जो है एक धौंस के जरिए जहनी तौर पर जो है खौफ पैदा करके ये सारा मामला जो है कर रहे हैं? जी। अरब मुल्कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उन्होंने अयाशी में पैसे किए। अयाशी मीन्स आपने देखा जब ट्रंप वहां गया जी, इसी कतर ने $500 मिलियन का उनको एक तोहफा दिया जहाज अपने पर्सनल यूज के लिए। हाँ। इसके अलावा $1.2 ट्रिलियन का साइन किए इकोनॉमिक एंड अदर एग्रीमेंट्स जी। सऊदी अरब ने भी $800 बिलियन का किया। यूएई ने कहा मैं पीछे रहा हूँ, उसने भी वहां पर, और आपने देखा उस वक्त किस तरीके का वेलकम किया गया, लड़कियां जो है वो बाल ये सब का जो है वो उसने भी $1.2 ट्रिलियन किया। फौज इन्होंने नहीं बनाया। एक तो बदकिस्मती इनकी ये है कि एक छोटी छोटी कंट्रीज है, 2 लाख 5 लाख की आबादी बगैर सऊदी अरबिया जहाँ पर तकरीबन 2 करोड़ के करीब है, बाकी छोटे हैं इनके पास। मसलन कतर है 5 लाख होगा, बहरान उससे भी कम है, यूएई भी 8-10 लाख होंगे, और बाहर के लोग जो है 70-80 लाख जी। तो खुद अब उनको सबक सीखना चाहिए इजराइल से, जो 90 लाख लोग हैं, और आप देखिए 7 कंट्रीज पर हमला किया। जी देखिए, आप देखिए उनके फौज कहाँ कुछ भी हो, उन्हें लेबनान पर भी किया, सीरिया पर भी किया, अभी कतर पर किया, गाजा पर किया, इराक पर किया, कौन से कंट्री पर नहीं किया हमला उन्होंने। जी हाँ। ये इन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि दिफा अपने तौर पर खड़ा करना चाहिए। एग्जैक्टली। आप दूसरों के बलबूते पर नहीं रख सकते, और रखा है ना, देखा ना उन्होंने अमेरिका के बलबूते पर सारा उन्हीं के हवाले किया। जी और क्या किया, हमला किया तो मर गए थे उस दिन, उन्होंने जो दिया था उनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं। जी हाँ बिल्कुल। ये चीजें ऐसे नहीं चलती है। ये आपको अपनी कुव्वत पर, चाहे कम है ज्यादा है, अभी आपको अपनी फौज छोटी सी हो, ट्रेंड हो। आजकल नंबर ज्यादा जो काउंट नहीं करता है, आजकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसको इस्तेमाल करना, एयर सुपीरियरिटी, कम्युनिकेशन लिंक्स जो है, सैटेलाइट मूवमेंट है, ये चीजें मैटर करती है, जिसमें इजराइल को जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, सुपीरियरिटी है। ये चीजें इन्होंने नहीं की है, बस यही किया है कि कुछ डेवलपमेंट की है, वो भी खास ज्यादा अपने लोगों को ज्यादा ये वजीफे ही देते हैं ताकि वो भी ज्यादा शोर ना करें। कुछ ऐसे नहीं चलता है। यकीनन। मंजूर साहब, आखिरी सवाल करूंगा मैं आपसे, वो ये है कि अभी ये जो मामला जंगबंदी का जो चल रहा है, इसको कितना आप मतलब जल्दी, ये जो है वैसे अल्टीमेटम भी दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को, शायद मतलब चंद हमास ने को दिया था संडे 6 बजे। हाँ। लेकिन साथ ही जब उसने एग्री किया है कि हम छोड़ेंगे इनको, तो उसने इजराइल को भी कहा था कि वो इमीडिएटली जंगबंदी करे, रोके, वहां पर बंद करे। अब देखना ये है कि किस हद तक, अगर ये भी फेल होगा तो कुछ नहीं हो जाएगा वहां पर। मेरा सिर्फ इसमें ये उम्मीद थी और है कि
जो गाजा के लोगों को जो उम्मीद है कहीं राहत मिले, चाहे वो 1 महीने के लिए मिले या परमानेंट मिले, मेरी यही दुआ है कि इस एग्रीमेंट को उस लिहाज से लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को, खासकर बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें हैं, उनको सांस लेने का कोई मौका मिल सके। मुस्तकिल की तो कोई गारंटी नहीं है मंजूर साहब। मुस्तकिल तो पता, पहले ही 2-3 एग्रीमेंट हुए, और वैसे भी ट्रम्प साहब का मिजाज ऐसा है, इसका पता नहीं है, एक दिन एक चीज कहता है, दूसरी चीज कहता है, वो क्या करेगा देखा जाएगा। ये बात है बिल्कुल। कैप्टिव्स के जो है रिलीज होने के बाद फिर इनका क्या होगा, कितने दिन खामोश रहेंगे और फिर इसके बाद फिर क्या करेंगे, कि कौन सी चीज़ को बहाना बनाएंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात यही है कि वाक़तन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, अगरचे ये मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर यही समझा जा रहा है कि क्योंकि ख़ुद नेतन्याहू को अंदर से दबाव का जो है वो शिकार है, और ख़ुद अंदर से इज़राइल में जो है एहतजाज हो रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी यानी शैतानी ताक़ूती ताकत भी हो, तो कहीं ना कहीं वो जिस तरह से कंटिन्यूस अगर जुल्म भी कर रहे हैं, तो वो उस जुल्म करने में भी उनकी एनर्जी जो है ज़ाया ज़रूर होती है, तो फिर उसके लिए भी वो थोड़ा सा यानी पॉज करते हुए, थोड़ा सा रुकते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसा समझा जा रहा है। क्योंकि माजी में जितने भी एग्रीमेंट्स इजराइल ने किए हैं, जितने भी वादे किए हैं, उन सब को उसने फरामोश किया है। तो अब भी यही समझा जा रहा है कि वक्त या आर्जी तौर पर, टेम्पररी बुनियादों पर ये अपने कैप्टिव्स को छुड़ा लेंगे, और हो सकता है चंद दिनों के लिए या फिर कुछ महीना या 2 महीने, चंद महीनों के लिए हो सकता है कि वो अपने वादे पर, जंगबंदी पर कायम रहे, लेकिन इसके बाद इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि इनके जो इरादे हैं लॉन्ग टर्म में, यानी बिल्कुल या तौर पर नापाक इनके अज़ाइम हैं, नापाक इनके इरादे हैं, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। जबकि इनका जो हवा है वो बिल्कुल यानी कि कुछ भी नहीं है। जिस तरह से हमास ने इनको ज़ेर ज़रूर कर दिया, लेकिन अरब हुक्मरान और मुस्लिम हुक्मरान जितने हैं, ये जब तक खुलकर जो है इनकी मुखालिफत नहीं करेंगे और डट नहीं जाएंगे, तब तक इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।